नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें चौथे चरण का मतदान पोलिंग आज खत्म हो गई। इस चौथे चरण में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए और करीब करीब 57% पोलिंग, उससे ज्यादा पोलिंग इस चौथे चरण में हुई। और अब सबकी निगाहें अंतिम चरण पर हैं। 5 नवंबर को इस अंतिम चरण का मतदान होगा और ये फेज है क्यों अहम है, क्यों सबकी साख दांव पर लगी है, इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि 5वें दौर में क्या कुछ होना उस पर हम चर्चा करें, उससे पहले तमाम आज की जो चुनावी हेडलाइंस थी उन पर नजर डाल लेते हैं। चौथे चरण में रिकॉर्ड 57.59% मतदान। 2010 विधानसभा चुनाव के 54.28% से 3.31% अधिक मतदान हुआ। चौथे चरण में छिटपुट हिंसा के बीच मतदान रहा शांतिपूर्ण। पूर्वी चंपारण में हुआ सबसे ज्यादा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बिहार की नई परिभाषा, कहा लालू नीतीश लाएंगे सिर्फ तबाही। पीएम ने 5वें चरण के लिए मधुबनी, कटिहार और मधेपुरा में की चुनावी सभाएं। और 5वें और अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री कल पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में करेंगे चुनावी रैलियां। तो यह आज की हेडलाइंस थी और अब आज के मुद्दे की बात करें। चौथे चरण में रिकॉर्ड 57.59% मतदान हुआ है और अब सबकी निगाहें 5वें और अंतिम चरण पर लगी हैं। इस दौर में 5वें दौर में सबसे ज्यादा 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें कई दलों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा पप्पू यादव के जन अधिकार मोर्चा, एनसीपी के तारिक अनवर और एआईएमआईएम के असीउद्दीन ओवैसी का राजनीतिक वजूद भी यहां पर दांव पर है और यहां पर कई दलों के जनाधार की भी कड़ी परीक्षा हो सकती है। यह इलाका बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है। एक तरफ कोसी का दंश जो लगभग हर साल तबाही और बर्बादी यहां लाता है, तो दूसरी ओर बांग्लादेश और नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां से घुसपैठ और तस्करी होती है। यह इलाका एक मायने में और भी अहम है कि यहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी अन्य इलाकों की अपेक्षा ज्यादा है। सीमांचल और मिथिलांचल का यह इलाका सांस्कृतिक रूप से भी काफी अहम है। यहां की मधुबनी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर है। पर राजनीतिक दृष्टि से क्यों अहम है ये 5वां चरण, यही आज का मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस इलाके की जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, जनता ने क्या कुछ कहा है। ये जो वादा किया था तो घर घर बिजली पहुंचेगी, लेकिन आधे से ज्यादा बलरामपुर क्षेत्र से अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। अच्छा, ऊपर से ये जो रास्ता बनी है इतना कंडम बनी है जो खाने के लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। रोजगार देने के लिए यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ से लोग जो भागे जा रहा है, प्लान कर रहा है। अगर कंपनी यहाँ होता तो बाहर नहीं जाता, जैसे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा और कई जगह। शौचालय का जो फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए हमें 3,000 रुपया मांगा जाता है, 3,000 रुपीज़। सर, हम ब्लॉक जाते हैं आरटीपीएस में, अगर हमें आवासीय प्रमाण पत्र लेना हो या इनकम सर्टिफिकेट लेना हो, उसमें भी हमसे पैसे का डिमांड किया जाता है। मधुबनी जिला की 3 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। यहाँ के सारे किसान बेहाल हो गए। यहाँ चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कृषि व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, सब व्यवस्था तो देख रहे हैं, सब तो चरमरा गया है। सब कुछ चरमरा गया है, ऐसा लोगों का कहना है। बहरहाल आज के इस मुद्दे पर और 5वें चरण पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हैं और एनके सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आप दोनों का। रामकृपाल जी, अब जबकि 4 चरण हो गए और आज तो अच्छी खासी पोलिंग हुई, लगा कि बिहार के लोग, आज संडे था, रविवार था, तो शायद जमकर वोटिंग करने आए, लेकिन अब 5वां चरण है। जाहिर तौर पर अब तक जितने तरकश में तीर थे सब आजमा लिए गए, लेकिन सारी ताकत भी लगा दी गई। लेकिन ये जो फेज है, अब आखिरी फेज है, तो आपको लगता है कुछ नए तरकश से तीर और बाहर आएंगे? देखिए, कोशिश तो हर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, अंत तक करती रहेंगी। सवाल इस बात का है कि उस कोशिश से जनता, वोटर कितना प्रभावित होता है या नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना होता है, देखिए,
90% वोटर जो होता है वो डिसाइडेड होता है। चूँकि विधानसभा के चुनाव बहुत थोड़े से मार्जिन से हारे जीते जाते हैं, इसलिए जो 10% वोटर होता है, सारी चीज़ें इसको रिझाने, इसको कन्विंस करने, जिसको आप फेंस सीटर कहते हैं, जो फ्लोटिंग वोट है, इसके लिए सारी एक्सरसाइज होती है। मेजॉरिटी आप कहीं भी देख लें तो पहले से लोग डिसाइडेड होते हैं और सिर्फ केवल हवा और भाषण सुन करके, रैलियों के भाषण सुन के वोट नहीं दिए जाते। हाँ, वो 10% जो होते हैं वो उनकी अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी डिसाइडेड होती है। और वोटर बिहार का भी और कहीं का भी बहुत खामोश और चुपचाप रहता है, उसके मन में क्या है बताता नहीं है। हम लोग जो भी आकलन करते हैं वो पिछला जो कुछ भी देखा है, जो हमारे पास डेटा होता है, उसकी एक एनालिसिस करते हैं और एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन मैंने जैसा हर इलेक्शन में अनुमान कई बार धरे के धरे रह जाते हैं, तो मैंने ये कहा कि आज ही के दिन, अगले हफ्ते संडे को ये सारी चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन जो आप सवाल बेसिक कर रहे थे, देखिए माना ये परसेप्शन ये है और जो सच्चाई के करीब भी है कि चौथा फेज जो था वो एनडीए का गढ़ था। ये अगर एनडीए यहाँ अपना पुराना रिकॉर्ड ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं कर पाई है जी, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव फर्क आ जाता दोनों में जब वो नीतीश के साथ मिलकर लड़ी थी तब भी जो रिजल्ट थे, जब बाद में जेडीयू अलग हो गया तो भी बीजेपी लड़ी तो उसके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो इस बार अब चूंकि सारा सब कुछ बदल गया है, सारे समीकरण बदल गए हैं, लालू प्रसाद जी नीतीश के साथ आ गए हैं, तो अब क्या होगा पांचवें चरण में? पांचवा माना जाता है कि ये महागठबंधन का फेवरेट इलाका है, यहाँ उसको गेन करना है जी। अब पिछली बार जो था, देखिए पिछली बार लालू जी यहाँ से सिर्फ 8 सीटें मिली थी लालू जी को, लेकिन 21 सीट पर वो रनर थे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 सीट पर वो रनर थे। बीजेपी और जेडीयू ने मिलाकर के 22 और 24 शायद, या 23 और 22 इतनी सीटें जीती थी इन लोगों ने, दोनों ने मिला करके, तो करीब 44-45 सीटें होती हैं, यहाँ से जीती थी। अब इस बार समीकरण बिल्कुल उलट है, तो कहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन परंपरा मतलब एक धारणा यह है कि ये जो है महागठबंधन का इलाका है। समीकरण अलग जरूर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एनके सिंह साहब एक समीकरण और अलग है। शायद अब तक जब बात हो रही थी महागठबंधन और बीजेपी एनडीए गठबंधन की बात करते थे, ये वो इलाका है जहां पर शायद बहुकोणीय लड़ाई हो सकती है। पप्पू यादव अपनी ताकत से लगे हुए हैं, ओवैसी अपनी ताकत से लगे हुए हैं, एनसीपी के तारिक अनवर जो उनकी भी अपनी ताकत है, वो भी से लाखों, तो लगता है कि बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। आपका सवाल बड़ा मौजू है और वैलिड भी है, पर एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि पावर स्ट्रक्चर में जो माइनॉरिटी की सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये होती है कि हम महफूज कैसे रहेंगे, हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। और दोनों जो बाईपोलर, ये मल्टी पार्टी बाईपोलर है, बहुदलीय द्विध्रुवीय ये है पूरा का पूरा, तो या तो ये पोल जीतेगा या वो पोल जीतेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे वोट से हम किसको वोट दें ताकि वो जीते। लिहाजा ये बाईपोलर है। मल्टी पार्टी का कंसेप्ट तब चलता है जब दोनों कमजोरों पर लगभग ये को चाहिए, इनको भी मिलेगा उनको भी मिलेगा, चलो उनको भी दे लेते हैं, तब ये वोट उधर पड़ते हैं। जब बाईपोलर होता है तो उसको ये देखना है कि नहीं कहीं ये वोट हमारा बर्बाद तो नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण होगा, यहाँ ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण होगा तो उसमें एक चीज आएगी, 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान है वोटर इस पूरे उसमें पॉपुलेशन है जी। 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन है। अगर 70% वोट पड़ते हैं तो करीब 75 लाख वोट मुसलमानों के होंगे जो कि बिहार में पड़ेंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि बीजेपी को जो टोटल वोट मिले थे पिछले साल वो थे 1 करोड़ 4 लाख जी। सिर्फ मुसलमानों का वोट करीब जो पड़ेगा वो काफी ज्यादा होगा। इसका सीधा मतलब यह है 1 करोड़ 10 लाख वोटर अगर मुसलमान का है, 80 लाख 75 लाख अगर वोट दे रहा है, तो वो उसका सिर्फ एक ही कंसर्न होगा कि महफूज हम कैसे रहेंगे, हमारे भविष्य, अच्छा उनका भविष्य सड़क से नहीं होता जी। माइनॉरिटी का जो कंसर्न है वो उसकी सुरक्षा, इससे बड़ा कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? लेकिन बिहार में ऐसा कोई दंगों का इतिहास नहीं है। और दूसरी बात यह है, जब आपके पास सड़क नहीं है, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो वो बच्चा मुसलमान का भी होता है, हिंदू का भी होता है, क्या उसको इससे कंसर्न नहीं होता कि भाई मेरा जो बच्चा है उसका भविष्य क्या होगा? अगर उसको छोड़ करके, अगर एक बूढ़े माँ बाप का बच्चा उसको छोड़ करके, सही है, अगर कॉन्शियसनेस लेवल इससे ऊपर है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास ने
लालू ब्रांड पॉलिटिक्स ने इसको कभी होने नहीं दिया है, तो वो कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं किया है। लिहाजा और जो माहौल है देश में उसको देख के वो ये समझता है कि नहीं पहले सुरक्षा जरूरी है। लेकिन इसका एक काउंटर फैक्टर भी है, मिथिलांचल, ये आपका कोसी, यहां पे ये बात सही है कि पप्पू यादव मजबूत रहा है, लेकिन पप्पू यादव पहली बार बाहर होके लड़ रहे हैं जी। और अगर वो लड़ रहे हैं तो क्या वाकई वो इस बात को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे कि नहीं लालू यादव सत्ता में आने जा रहे हैं? तो इसलिए यहां पे जो गढ़ है वो उसका है। लेकिन पोलराइजेशन जिस तरह का है उसमें होता यह है कि एक तरह अगर एक पोल ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो दूसरा इन रिएक्शन आता है। जैसे कि आप ईबीसी का वोट देखिए, 2014 में अच्छी खासी तादाद बीजेपी को मिली थी। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो 29.5% है। ये सिर्फ अपर कास्ट का वोट नहीं है, उस समय दलित भी नहीं था इनके साथ। तो ये किसका वोट है? ये वोट ईबीसी का उनको शिफ्ट हुआ था। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या ये वोट इस बार भी शिफ्ट होगा? कि कोई कारण नहीं बनता कि नहीं होगा। हाँ, कितना होगा ये देखा जाए, कितना उसमें कम करेंगे। रामकृपाल जी, आप सहमत हैं इस बात से? ध्रुवीकरण यहाँ पर करने की कोशिश तो जाहिर तौर पर हुई है दोनों तरफ से, और वो ध्रुवीकरण हुआ तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, कोशिश, मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती ही हैं और उसके हिसाब से पार्टियां चलती हैं। ये मैं इसको ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं। ये अनैतिक नहीं है, लेकिन मतलब एक आदमी कास्ट पोलराइजेशन करा बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो दूसरा क्यों नहीं करेगा? जो इन्होंने एक बात कही थी, देखिए होता ये है कि विधानसभाओं के चुनाव दो तरह के होते हैं। अब तक बिहार में विधायक चुनने का चुनाव होता था, इस बार मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। तो इसलिए कई जगह पे स्थानीय मुद्दे आप ये नहीं देखेंगे, आपको जिस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना है आप उसका अगर थोड़ा सा विधायक, स्थानीय सिटिंग एमएलए या पहली बार जो प्रत्याशी है, अगर आप उससे बहुत अच्छी तरह सहमत भी नहीं है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा उसके मुरीद नहीं है, तो भी आप मजबूरन उसको वोट देंगे। तो ये जो इस बार ये जो हो रहा है बिहार में, बहुत क्लियर कट एक हो रहा है कि वोट सीधे सीधे नेतृत्व बनाने के लिए हो रहा है। वो सफल होते हैं या नहीं होते हैं, एनडीए की तरफ से बिल्कुल प्रतिष्ठा है। लालू यादव झोंके हुए हैं कि नीतीश होगा, राज तिलक उनकी हो रही है जी। तो एक तरह से लालू बनाम मोदी का जो है कि बीजेपी तो एक अलग, मतलब बीजेपी की सत्ता रहे या उसकी सत्ता रहे, इसलिए पोलराइजेशन ये होगा, नो डाउट। लेकिन जो बेसिक फैक्ट, जो सवाल आपने उठाया था, विधानसभाओं में जो मार्जिन होती है बहुत कम वोटों की होती है। हम लोग ये तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, लहर किसके फेवर में रही है, हम उसको भूल जाते हैं जो वोट कटवा होता है, जिसको कहते हैं, जो 2,500 से 3,000 का जहां अंतर आ रहा है। अगर कोई बंदा कई बार कोई बंदा, मैं आपको यूपी का एक उदाहरण देता हूं। एक जमाने में सारी हरिजन सीटों पर बीजेपी जीतती थी जी। उसका सिर्फ एक रीजन होता था कि बीजेपी जो है वहां टिकट हरिजन को देना पड़ता था, तो सवर्ण इंटैक्ट होता था और हरिजन जो अपनी बिरादरी का वोट 5% लेके आता था वो सारी सीटें निकाल लेती थी। बीजेपी सारी हरिजन सीटों पे जीत जाती थी। जी। तो ये बड़ा फैक्टर होता है। तो चूंकि देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे तारिक अनवर लड़ रहे हैं, ओवैसी का अस्तित्व सारा दांव पे लगा हुआ है। सवाल है सीट मिले न मिले उनको, लेकिन परसेंटेज में क्या जाते हैं। कई बार जैसे मैंने कहा, बीजेपी 29% पा करके सिर्फ 3 सीटें दिल्ली में हैं जी। तो लेकिन अगर जहां पर अभी बिल्कुल 2 गठबंधन लड़ रहे थे, वहां अगर एक इलाके में 2-4 लोगों की और प्रेजेंस है और सब मान लीजिए 2-2.5%, 4% भी डेंट करते हैं, तो रिजल्ट बदल सकता है। इसलिए जो आप कह रहे थे, इसका 5वां जो चरण है, थोड़ा सा अब तक के उससे थोड़ा मुझे लगता है हट करके होगा। हालांकि रिजल्ट 8 नवंबर को आएगा। पर एनके सिंह साहब, एक बात और, अभी हम सुन रहे थे, कुछ बाइट सुन रहे थे, लोकल फैक्टर किस हद तक काम, क्योंकि जैसे एक वृद्ध मुस्लिम कह रहे थे कि भाई इस तरह की हमारी समस्या, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, कुछ लोगों को लगता है कि उनके परिवार के लोगों को जाना पड़ता है पलायन के लिए, तो ये फैक्टर जो है ये किस हद तक है? फिर आपको लगता है कि नहीं, उनका एक मुद्दा होगा, उसी मुद्दे पर ध्रुवीकरण होकर वोट पड़ेगा? देखिए, दिल से पूछिए तो लालू यादव के वोट कम क्यों हुए? अंत में आते आते लालू यादव 20.5% तक क्यों आ गए? एक जमाने में 32% वोट पाने वाले लालू यादव आखिर क्यों आ गए? कहीं लोगों ने साथ छोड़ा कि नहीं भाई आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का फॉल्स चेतना दे रहे हैं, एक झूठी चेतना पैदा कर रहे हैं कि भैंस पे बैठेंगे, चरवाहा स्कूल खोलेंगे।
उड़न खटोला पे उड़ेंगे, ये सब करके आपने एक्चुअली मेरे घर में सड़क नहीं दी, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं दी। तो ये हमेशा क्वेश्चन होता है, लिहाजा ये नीचे जाता है। तो वो जो व्यक्ति कह रहा था वो मुसलमान था और उसने ये बात कही, और बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार बुरी तरह है, लेकिन एंड रिजल्ट जब होता है तो देखा जाता है कि नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी बेटर होता, कि जो एटमॉस्फियर है अगर वो बहुत कॉन्जेनियल होता, बहुत स्मूथ होता, तो ये एक बड़ा वर्ग है। क्योंकि कुछ भी है, आज मोदी जी के डेवलपमेंट पे भरोसा सबको है कि ये व्यक्ति डेवलपमेंट जानते हैं जी। और ये इस देश को अगर बदल सकते हैं तो नरेंद्र मोदी बदल सकते हैं, ये ट्रस्ट था। लेकिन और यही ट्रस्ट रहता तो एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का भी है जो कि नौकरी चाहेगा अपने लड़के के लिए, और जो लालू को छोड़ा था बीच में जी। लेकिन जब वो देखता है कि नहीं, माहौल जिस तरह का है उसमें हमें थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा कैसे होगी, तो वो फिर वापस वहीं चला जाता है मजबूरी में। अब इसमें मुश्किल ये है कि ईबीसी वगैरह ये कंसर्न है इनका कि नहीं विकास कैसे होगा, उनके लिए सुरक्षा नहीं है। तो जो बड़ा वर्ग है नॉन मुस्लिम वोटर का है, वो हमेशा सोचता है कि ये डेवलपमेंट कैसे होगा। अब उसमें वे करना है कि नीतीश का डेवलपमेंट, दरअसल बिहार में मैं अभी बात कर रहा था, एक सिंपल सा कागज आप लेने चाहिए जी जी, वहां पे करप्शन है। मतलब बिना करप्शन, एक कोई बता रहा था कि एक टीचर पिछले 2 साल से नहीं आता है, सिर्फ तनख्वाह लेने आता है और वो उसको हेडमास्टर को वो कुछ पैसे देता है। अगर ये सब चीजें हैं तो उस सिस्टम से घृणा होती है। एक विधवा, एक बूढ़ी विधवा को 500 रुपए इसलिए मांगे जाते हैं ताकि उसकी विधवा आपने देखा वो कितना हमने, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि एक बूढ़ी विधवा से तो आपने 500 कौन सा रुपए विकास किया है? हाँ, अगर करप्शन यही है तो आपके सड़क बनवाने का कोई मतलब नहीं। जी जी जी। पर आपने एक बात और की, मैं ये इस पर रामकृपाल जी सवाल है कि कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। जब बात सेंस ऑफ सिक्योरिटी की आती है तो क्या वहां लोगों को ये याद रहेगा कि भाई बिहार में जो सबसे बड़े दंगे भागलपुर के हुए थे, उसमें जो रिपोर्ट आई वो कहीं ना कहीं ये इसमें साफ तौर पर इंगित किया गया कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के मंत्री थे जो इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए। तो क्या ये एक चीज क्या लोगों के जहन में घूमती है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में कहीं है नहीं। हम अनावश्यक उसको बहुत पीछे जाकर के दें। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि वोटर की साइकोलॉजी आप समझ लीजिए। हम लोग जो कई बार भ्रम में रहते हैं कि हम नारे दे रहे हैं उससे वोटर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज की बात नहीं है। सन 71 में मीडिया, किसी को पता नहीं था कि चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मोरारजी देसाई चुनाव हार जाएंगे जी। बड़ा बैनर छपा अखबारों में, सब चौकन्ने थे, कोई नहीं कहता था। सन 84 में बलिया में चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे थे, जितने रिपोर्टर गए जब विकास की बात करते थे तो सारा वोटर जो होता था वो तमाम तरह की कांग्रेस की आलोचना करता था कि साहब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाद महंगी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और वोट उसने टूट के कांग्रेस को दिया। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वोटर जाके वोट किसको देगा ये समझना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ। तो ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो 5वां फेज के बारे में है कि ये जो 2-4 लोग लड़ रहे हैं, ये जब रिजल्ट एंड आ जाएगा तो देखा जाएगा कि इसमें से कितने %, हालांकि वो सीट में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण वो है कि वो किसको कितना डेंट करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हाँ। और इस पे बहुत सारे फैसले डिपेंड करेंगे, आप ये देख लीजिएगा, जहां तक मुझको लगता है। एनके सिंह साहब, एक आखिरी बात, अब तक जो 4 चरण के वो मतदान हुआ है, पोलिंग हुई है, उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार ये कहा जा रहा है बहुत कड़ी लड़ाई है। जैसे शुरू में लग रहा था कि कोई हवा होगी एक तरफा इधर या उधर, वैसे तो कहीं नहीं दिख रहा, बड़ी कड़ी लड़ाई है। शुरुआत के 2 दौर माना गया कि एक तरफ गए, बाद के 2 दौर माना गया एक तरफ गए, तो मामला एक तरह से बराबरी पे। तो ये 5वां फेज है, तो आपको लगता है कि जहां से हमने शुरू किया था कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब कुछ दाव पर? हाँ, नहीं, 5वां फेज इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 57 सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट सेकंड फेज में 81 सीटें चली गई जी, उसके बाद फिर 50 रही, फिर 51, आज 55 हुई हैं। तो कुल मिला के सीट का नंबर ज्यादा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखना है कि उसमें सीमांचल है जो हाईली, उधर से आप देखिए, एक आपका जो बाइट आपने सुनाया वो बंगाल का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बंगाल से या पूर्वी बंगाल से शिफ्ट होकर इस इलाके में आके सेटल हुआ है। उसके एस्पिरेशंस अलग है, जो मूल मुसलमान है उसके एस्पिरेशंस अलग हैं। तो ये कुल मिला के
कोसी में यादव बाहुल्य का है और उसमें पप्पू यादव कुछ भी है तो वहां का रॉबिन हुड माना जाता है। तो रॉबिन हुड है तो वहां पे अपनी मजबूती के लिए यादव उसके साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादव को भी वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा लालू के कहीं ना कहीं कम होंगे, बिल्कुल सही है। जो पिछले फेजेस आपने देखे थे उसमें दो चीजें बहुत साफ हैं कि ये प्योरली बाइपोलर रहा है। इसमें जो आप जो फ्लोटिंग वोट्स देखते हैं इनका परसेंटेज एक फेज में एक जमाने में 25% बिहार में होता था, घट के वो 18 और 16% आया। मुझे लगता है कि 10% से ज्यादा फ्लोटिंग वोट्स नहीं रहेंगे, काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि सीधे आपको दिखाई दे रहा कि या तो नरेंद्र मोदी, उनका विकास, उनका पूरा हिंदुत्व वगैरह तमाम चीजें हैं, और दूसरी तरफ कास्ट फैक्टर, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये तमाम चीजें चलेंगी। तो ऐसे में जो 4 फेजेस हुए हैं बिल्कुल ही इक्विपोज्ड है। अब उसमें होता यह है कि एफपीटीपी सिस्टम की एक खराबी है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ है, कि जब दोनों पावरफुल हो, स्ट्रांग हो और कोई वोट कटने का तीसरा फैक्टर ना हो तो वो 2n² के फार्मूले के हिसाब से बढ़ता है, इसको क्यू ब्लॉक कहते हैं। तो अगर 2% वोट एक पार्टी से दूसरे, एक ग्रुप से दूसरे को ज्यादा मिले हैं तो 8 सीटों का अंतर आ जाता है। अगर 3 मिले हैं तो ये करीब 18 सीटों का अंतर होगा। तो इसलिए एनालिसिस बड़ी मुश्किल है कि सीटों में हम कैसे करें। अगर हम इसमें कर भी लें कि इसका यहां पे ज्यादा, इसका यहां ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा इक्विपोज्ड है दोनों, टफ फाइट है। इसमें आपको एनालिसिस करने में सीटों के टर्म्स में हमेशा खतरा रहता है, इसलिए मैं बहुत बचता हूं। खतरा लेना नहीं चाहिए, अगले रविवार तक का इंतजार करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है, अगले रविवार को नतीजा आएंगे। बहरहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर चर्चा करने, रामकृपाल जी और एनके सिंह साहब। तो ये तो हम बात कर रहे थे आज मुद्दे की 5वां चरण जो है, 5वां फेज है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उस पर क्यों सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए जनादेश। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 Nm का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखते हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज वोटर चौक में आपको लिए चलते हैं सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां के मतदाताओं के सरोकारों को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। वोटर चौक में आपका स्वागत है और हम अभी सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम यहां के वोटरों से जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या है। अंतिम चरण का चुनाव यहां पर होने वाला है, मधेपुरा भी पास में है और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के हम मतदाताओं से पूछना चाहेंगे, सर यहाँ के मुद्दे क्या है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता वोट करेगी? यहाँ का मुख्य मुद्दा रोड, कृषि और बाढ़ की समस्या। कृषि के लिए सरकार कोई काम कर नहीं रही है, उस पर जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ डायरेक्ट किसानों को मिल नहीं रहा है। जैसे फैक्स की स्थिति खराब है, खाद बीज की समस्या से जुड़ रहा है। बाढ़ की का सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ कुछ सालों के बाद जो है रेगुलर बाढ़ आते रहता है। नारियल को उपजाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास हुआ है, उस प्रयास में कितना सफल हुई सरकार? यहाँ कोकोनट का कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ तो कोल्ड स्टोर भी बंद पड़ा है जिससे कि किसानों की आलू की फसल रखा जाए, और शिक्षा तो सफा सब चौपट हो गया है। आप सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, उतना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सिर्फ भोजन करने के लिए ही उपस्थित होते हैं।
अधिकांश बच्चे सिर्फ भोजन करने के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो शिक्षा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसी वजह से लोग अच्छे लोग जो है सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही भर्ती करवाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए, शिक्षा हमारे हॉस्पिटल में सुधार करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना है, क्या चाहिए तो दवाई देना चाहिए। कोई पब्लिक जाता है उसको देखभाल करना चाहिए। पेशेंट जाता है उधर, पेशेंट मर रहा है, अपना डॉक्टर उधर घूम रहा है। देखने वाला कोई नहीं है हमारे कमरगमा पंचायत में, 6 नंबर वार्ड में। तार जो खुल गया अगले साल, अभी तक कोई देखने वाला तार को नहीं दिया है, नहीं कोई ट्रांसफार्मर है, नहीं कोई सड़क तेरा कोई नहीं है। 7 नंबर वार्ड में 3-4 टोला जो अभी तक बिजली नहीं है और सब जगह बढ़ते हैं, इसका क्या कानून है? कौन सा सरकार है जो वहाँ जलते हैं, रामपुर में जलते हैं और 7 नंबर 3-4 टोला में नहीं जलते? वो उसके लिए कौन सरकार आएगा? हमने तमाम लोगों से बातचीत की और तमाम तरह के तर्क और दावे निकले, तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर बताई। वोटर्स चौक के लिए आज बस इतना ही। कैमरामैन चैन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, त्रिवेणीगंज। तो ये तो सुपौल के त्रिवेणीगंज से वोटर चौक था, और अब आज की चुनावी हलचल देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में। चौथे चरण में हुआ करीब 58% रिकॉर्ड तोड़ मतदान। 7 जिलों में 2010 का रिकॉर्ड टूटा। सबसे ज्यादा 59.96% पूर्वी चंपारण में, तो सबसे कम 54.31% सीवान में हुआ मतदान। 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री ने मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार में किया धुआंधार प्रचार। नीतीश कुमार पर किया हमला, पूछा क्या जंतर मंतर से आ सकती है बिजली, पढ़ाई और रोजगार? कटिहार में प्रधानमंत्री ने की लालू नीतीश की जमकर खिंचाई। बोले बीते 25 साल में नहीं किया राज्य का भला, जनता को दिया विकास का 3 सूत्र, पढ़ाई, कमाई और दवाई। और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।